हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। हम सी टेट के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्टोरी का सेशन इस समय चला रहे हैं। तो आज अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी भूगोल एवं सिविक्स की वीडियो पढ़ चुकी है और सी टेट के प्रीवियस ईयर सभी पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के ख़त्म होने पर कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो ये तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधों, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो वे क्या यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तब फिर क्या हुआ? आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? प्रश्न है कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि 20 साल पहले जो इस महाद्वीप में रहते थे उन्हें हम क्या कहते थे? तो आखेटक खाद्य संग्राहक कहते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। तो आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता था? तो भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर, ध्यान रखिएगा, भोजन के इंतजाम करने के विधि के आधार पर आम तौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसे करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो यही तीसरा कारण था कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा।
आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। किस किस के? पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये देखिए, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों का खोदने के लिए किया जाता था और दाएं ओर जो है जानवरों को खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये देखिए, ये है। आगे चलते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित करना, तो मानचित्र 2 को देखेंगे, नीचे अभी है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। तो प्रश्न यह बनता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण किस चिन्ह से मिलता है? तो लाल त्रिकोण से मिलता है। लाल त्रिकोण से मिलता है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो ये है, ये देखिए मानचित्र 2 में ये बुर्जहोम देखिए यहाँ है। और ये देखिए, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी मुंबई, ये सब इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। ये सब जहाँ जहाँ से मिले हैं, ब्लू रंग का चिन्ह मिला है, देख रहे हैं। कलडीहवा, ये देखिए बुर्जहोम, ये देखिए मेहरगढ़ जहाँ के चावल मिले हैं, देखिए ये सब, ये पूर्व दावजली हेडिंग, ये सब हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये संकेत हैं जो रेड त्रिकोण है पूरा पाषाणिक पुरा स्थल का, ये नक्शे में बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कहता है? चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। और ये क्या कहना चाह रहा है? भीमबेटका, देखिए भीमबेटका, इसको ध्यान रखिए। जो भीमबेटका है ये कहाँ है? तो भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश में है। आधुनिक मध्य प्रदेश में इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी तथा ये गुफा जो है नर्मदा घाटी के पास है। तो भीमबेटका किस नदी घाटी के पास है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? तो चलिए, ये तो प्रश्न है, लेकिन इसके बारे में हम कि ये जगह क्यों चुनी आगे देखते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। ये देखिए, इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए, ये अब पूरा स्थल किसे कहते हैं? तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन,
और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। क्या क्या? औजार, बर्तन और इमारतों जैसी अवशेष जहां मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। अब देखिए, आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। कौन सा गुफा? कुरनूल। ध्यान रखिएगा, कुरनूल। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुरनूल गुफा से। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथियां। नाम और तिथियों के बारे में समझते हैं। क्या कहता है? हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों, पूरा यानी पूरा का अर्थ प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी कि 20 लाख से लेकर के 12,000 तक पूरा पाषाण काल माना जाता है। इस काल को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भाग में? 3। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो पर्यावरण का बदलाव किसमें हुआ? ध्यान रखिएगा। तो मेसोलिथ युग। मेसोलिथ युग यानी कि मेसोलिथ का मतलब मध्य पाषाण युग में। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इनके माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इनको क्या? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है और इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होता होगा? तो 10,000 से जो अब नीचे आ रहा है, 10,000 साल पहले से होती है इसकी शुरुआत, तो यह नव पाषाण युग कहलाता है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनका क्या नाम रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। बदलती जलवायु। समय बदला, स्वाभाविक है कि जलवायु भी बदलेगा। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के
समय की जानकारी हासिल की। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो मछली भी इसी काल में भोजन की स्रोत बनी थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ते को। किसको? कुत्ते को। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? अब देखिए, घरेलूकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह कैसे शुरू हुई, तो हम अब कल नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।